गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आरसीसी के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो है IS 456-2000। तो सबसे पहले हम कोड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हम क्वेश्चंस में ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जिनको आरसीसी बिल्कुल भी नहीं आती है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और जिनको आरसीसी आती है और जिन्होंने पढ़ रखी है उनका रिवीजन हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन। A है 5, B है 6, C है 6.5, D है 8। तो इसमें देखिए कंक्रीट की मिक्सिंग एंड क्यूरिंग के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसकी pH 6 से कम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 6। जो वाटर है वो क्लीन होना चाहिए एंड जो भी हार्मफुल सब्सटेंस लाइक ऑयल है, ऑर्गेनिक मैटर्स है या फिर सॉल्ट है, ये उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग IS 456 जो मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वो होता है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर को यूज़ करते हैं। सी वाटर को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सी वाटर में क्या होते हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आरसीसी में कोरोजन आ जाएगा और इसकी वजह से उसका जो लाइफ स्पान है या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा B 6 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम एंड कॉलम इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर heavily reinforced section in slab, beam and column is। A है very low, B है very high, C है low, D है high। तो देखिए वर्केबिलिटी के लिए जो IS 456 है उसमें एक टेबल गिवन है। इसके लिए जो क्लोज गिवन है वो है 7.1। 7.1 में वर्केबिलिटी से रिलेटेड टेबल गिवन है। इसके अकॉर्डिंग देखिए जो स्लम्प है उसकी वैल्यू है, देखिए इसमें टेबल में जो अपने को गिवन है, अगर कोई भी सेलो सेक्शन है या फिर पेवमेंट है, पेवमेंट का मतलब अपन कहीं रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्केबिलिटी होती है वो होती है वेरी लो। और इसके लिए जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 25 mm। सेकंड इसमें आता है कि वहाँ पर मास कंक्रीट है या लाइटली रेनफोर्स सेक्शन है, वो स्लैब हो सकता है, बीम हो सकता है, वॉल या कॉलम। उस केस में जो वर्केबिलिटी आती है मास कंक्रीट और लाइटली रेनफोर्स सेक्शन। इस केस में वर्केबिलिटी होती है लो होती है और इसकी वैल्यू वेरी करती है 25 mm टू 50 mm। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि अगर जो सेक्शन है वो हेवीली
रेनफोर्स सेक्शन है, तो इस केस में जो वर्केबिलिटी आती है वो आती है मीडियम, और जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो वेरी करती है 50 to 100 mm। नेक्स्ट इसमें आता है कि कोई भी ट्रेंच फिल है या इन सेतु फिल है, उस केस में जो वर्केबिलिटी आती है वो आती है हाई, और इसके लिए वैल्यू होती है वो होती है 100 to 150 mm। नेक्स्ट आता है ट्रिमाई कंक्रीट। इस केस में जो वर्केबिलिटी होती है वो वेरी हाई होती है, और स्लम्प की वैल्यू है वो आती है ग्रेटर देन 150 mm। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वर्केबिलिटी हाई कब होती है, लो कब होती है, और उसके लिए स्लम्प की वैल्यू क्या होती है। एग्जाम में जो जनरली पूछा जाता है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पूछा जाता है, तो रोड के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 25 mm आएगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर मास कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 25 to 50 mm। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए जो स्लम्प होता है, वर्केबिलिटी होती है वो वेरी लो होती है, और यहाँ पे जो वर्केबिलिटी होती है वो लो होती है। अभी पूछा गया है कि हेवनली रेनफोर्स सेक्शन है, तो उस केस में वर्केबिलिटी क्या होगी, मीडियम होगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 28 days characteristics compressive strength of concrete of grade M20 is। ऑप्शन गिवन है, ए है 5 MPa, बी है 7 MPa, सी है 10 MPa, डी है 20 MPa। तो देखिए MPa का मतलब क्या होता है, 1 MPa इज इक्वल टू 1 Nm/mm²। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बात की गई है अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ below which not more than 5% results are expected to fall। इसका मतलब है कि अगर 150 mm का क्यूब लिया जाए और सपोज दैट अपन 100 क्यूब सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं, सपोज आपके पास में जो क्यूब है, नंबर ऑफ क्यूब वो है 100, जो स्ट्रेंथ आपने ली है वो आपने 20 MPa के लिए लिया है। तो इस केस में देखिए जो टेस्ट रिजल्ट हम जो सैम्पलिंग कर रहे हैं या जो टेस्ट रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं उसमें 95 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 MPa से ज़्यादा आ रही हो। 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं इसमें जिसकी स्ट्रेंथ 20 MPa से बिलो आ रहा हो, ठीक है। 5 क्यूब से अगर ज़्यादा क्यूब आ रहे हैं इसका मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो सही नहीं है, या मतलब इसकी जो क्यूरिंग है
या इसका के लिए जो प्रोपोर्शन हमने लिया है वो करेक्ट नहीं है, तो इसको हम फिर से डिज़ाइन करते हैं इस क्यूब को। तो ये ध्यान रखना है, ये यहाँ 5 फिक्स नहीं है, यहाँ हो सकता है 4 क्यूब हो या फिर हो सकता है 3 क्यूब्स हो या 2 हो, बट जो मैक्सिमम वैल्यू है फेल होने की वो कितनी हो सकती है, 5 क्यूब्स। अगर इससे एक्सीड कर रहा है 100 में से अगर 5 क्यूब्स से ज़्यादा हो रहे हैं, क्यूब की स्ट्रेंथ है वो 20 MPa से बिलो स्ट्रेंथ आ रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करेंगे क्यूब को। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखिए, जैसे अपने पास कंक्रीट है, कंक्रीट की ग्रेड है, उसको इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे M10 है, M15 है, तो यहाँ पे M है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 10, 15 ये सब रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज। ठीक है, तो ये सारी ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ को, जिसके लिए क्यूब की साइज 150 mm होती है, और जो डेज है मतलब कितने डेज के बाद हम इसको मेजर करते हैं, तो वो होते हैं 28 डेज। ठीक है, ये जो 10 या 15 ये नंबर है ये किस में आएगा, MPa में, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। अभी क्वेश्चन में गिवन है हमें M20 कंक्रीट ग्रेड, तो यहाँ पे जो 20 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा D 20 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली कंक्रीट क्यूब टेस्ट मेजर A है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, B है टेंसाइल स्ट्रेंथ, C है स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ, D है नन ऑफ दीज। तो जो भी कंक्रीट क्यूब है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा A कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट इज। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता क्या है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ of concrete in bending। बेंडिंग में कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, FCR से इसको डिनोट कर रही हूँ मैं, तो ये होती है 0.7 √FCK, जहाँ पे FCK क्या है, FCK है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज। ठीक है, सपोज दैट अपने पास में M25 कंक्रीट ग्रेड है, तो यहाँ पे देखिए FCK क्या आ गया, 25 आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 √25 यानी 3.5 MPa। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ये ध्यान रखना है। तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि M30 कंक्रीट ग्रेड के लिए वैल्यू क्या आएगी। तो M30 के लिए देखते हैं हम, FCR इज इक्वल टू 0.7 √30, और 30 का हम जब अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.83 MPa। इसके लिए जो ऑप्शन गिवन थे, A था 3.83 MPa, B था 3.5 MPa, C था 3 MPa और D है 1.75 MPa। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A 3.83 MPa।
Next question is the characteristics strength of concrete is defined as that compressive strength below which not more than A है 10% of results fall, B है 5% of results fall, C है 2% of results fall, D है none of these। तो जैसे डेफिनेशन से पता है अपने को कि इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5% of results fall, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन। ए है M35, बी है M30, सी है M25 और डी है M20। तो इसके लिए देखिए जो IS 456 है फोर फाइव सिक्स 2000, इसमें जो टेबल नंबर 5 है उसमें हमें गिवन है एक्सपोजर कंडीशन क्या है, देखिए जो एक्सपोजर कंडीशन होती है वो होती है माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर, एक्सट्रीम सेवर। मिनिमम ग्रेड की बात की जाए आरसीसी के लिए तो देखिए IS 456 क्या कहता है कि जो आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड हम यूज करते हैं वो शुड नॉट बी लेस देन 20 MP, ठीक है, यानी M20 से लेस देन नहीं होनी चाहिए ग्रेड। और अगर करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो क्या है 20 MPa से लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी हम जो स्टार्ट करेंगे वो M20 से स्टार्ट करेंगे और अगर प्लेन कंक्रीट है तो उसको हम M20 तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेड देखिए माइल्ड के लिए क्या आ जाएगी M20, उसके बाद में हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, मॉडरेट के लिए 25, सेवर के लिए 30, वेरी सेवर के लिए 35 और एक्सट्रीम के लिए 40 आ जाएगा। इसके बाद कोड में है अपने पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम कितनी सीमेंट हम यूज कर सकते हैं kg/m³, ठीक है, ये यूनिट होती है इसके लिए देखिए जो माइल्ड है इसके लिए मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट होता है वो होता है 300, मॉडरेट के लिए भी 300, सेवर के लिए 320, वेरी सेवर के लिए 340 एंड जो एक्सट्रीम है उसके लिए 360 kg/m³ हम सीमेंट कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आरसीसी के लिए गिवन है सारी वैल्यूज़। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये स्पेसिफाइड है एग्रीगेट साइज ऑफ 20 mm, एग्रीगेट साइज वो है 20 mm, क्योंकि हमें पता है कि अगर एग्रीगेट साइज को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस केस में क्या है जो सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड है वो कम या ज़्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर एग्रीगेट की साइज़ को हम बढ़ाते हैं तो उस केस में अगर एग्रीगेट साइज इंक्रीज करते हैं तो जो सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, कम रिक्वायर्ड होगा। और ऐसा क्यों होता है ये हम वैसे डिटेल में BMC में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर एग्रीगेट साइज इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो आता है वो क्या होता है 6/d, यानी साइज़ बढ़ाएंगे तो ये एरिया क्या है घटेगा। तो अगर एग्रीगेट साइज बढ़ा रहे हैं यानी अपन सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीमेंट कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है
वो कम होगा। इसके अपोजिट अगर एग्रीगेट साइड्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में जो सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड होगा वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो टेबल स्पेस जो स्पेसिफाइड है वो एग्रीगेट साइज 20 mm के लिए स्पेसिफाइड है। इसके अलावा अगर इससे कम या ज़्यादा हम एग्रीगेट साइज यूज करेंगे तो उस केस में कुछ अपने को वैल्यू गिवन है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि जो माइल्ड है उसके लिए M20 और सीमेंट कंटेंट 300, मॉडरेट के लिए M25 300, सेवर के लिए M30 320, वेरी सेवर के लिए M35 340 मिनिमम सीमेंट कंटेंट, एक्सट्रीम के लिए M40 एंड 360 मिनिमम सीमेंट कंटेंट। अब देखिए अगर बात की जाए प्लेन PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो उसके लिए ग्रेड क्या आएगी। जो IS 456 है वो माइल्ड के लिए कोई भी ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं करता है। मॉडरेट की बात की जाए तो मॉडरेट के लिए 15 आएगा, सेवर के लिए 20, वेरी सेवर के लिए भी 20 और एक्सट्रीम सेवर के लिए 25। ये आपको PCC के लिए ध्यान रखना है कि अगर PCC है तो उस केस में जो कंक्रीट ग्रेड है वो कुछ इस तरीके से होगी। माइल्ड के लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, मॉडरेट के लिए 15 है, सेवर के लिए 20 है, वेरी सेवर के लिए भी 20 है एंड एक्सट्रीम के लिए M25 है। इसके बाद में अगर बात की जाए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की, तो सीमेंट कंटेंट देखिए माइल्ड के लिए 220 यूज करेंगे, मॉडरेट के लिए 240, सेवर के लिए 250, वेरी सेवर के लिए 260 एंड जो एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है उसके लिए हम यूज़ करते हैं 280। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए ये हमने बात कर ली कि एक्सपोजर कंडीशन क्या है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग PCC के लिए मिनिमम ग्रेड क्या है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या है। सेम RCC के लिए मिनिमम ग्रेड और सीमेंट कंटेंट क्या था वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है या फिर मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर या एक्सट्रीम, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड के लिए। तो माइल्ड वो एक्सपोजर कंडीशन है जहाँ पर कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर और अग्रेसिव कंडीशन। सेकंड इसमें आता है मॉडरेट। मॉडरेट वो कंडीशन होती है जिसमें क्या है, कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर। मॉडरेट कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर। थर्ड इसमें आता है सेवर। सेवर कंडीशन वो होती है जिसमें कंक्रीट है वो कंप्लीटली सी वाटर में मर्ज है। इन सी वाटर। ठीक है। वेरी सेवर। वेरी सेवर वो कंडीशन होती है जिसमें क्या है, कंक्रीट इस कंक्रीट पे क्या है, स्प्रे ऑफ सी वाटर हो। अगर सी वाटर का
किसी भी कंक्रीट मेंबर पे स्प्रे किया जा रहा हो तो वो कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं वेरी सेवर। थर्ड नेक्स्ट जो आता है इसमें एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वो होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी कंक्रीट मेंबर है, कंक्रीट मेंबर इन टाइडल जोन, ठीक है, या कंक्रीट एक्सपोज टू स्प्रे ऑफ सी वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सपोजर कंडीशन। इसी के बेसिस पे ड्यूरेबिलिटी भी कोड में गिवन है, जो हम जब क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम देख रहे थे कि जो सीमेंट कंटेंट है उसकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, एग्रीगेट साइज पे किस तरीके से डिपेंड करती है, और उसके लिए टॉलरेंस लिमिट है कोड में क्या गिवन है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो अगर एग्रीगेट साइज है वो 10 mm हम कंसिडर कर रहे हैं, 10 mm मतलब साइज हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सीमेंट कंटेंट इंक्रीज होगा, और वो कितना होता है +40 kg पर मीटर क्यूब। जो भी मिनिमम सीमेंट कंटेंट गिवन है उसमें हम +40 कर देंगे, ठीक है। अगर 20 mm है तो जो टेबल में है वैसा सेम होगा, और अगर 40 mm है तो उस केस में जो वैल्यू है, जो सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड है वो कम होगा, और कितना कम होगा, -30 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो भी डेटा लिख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें मिनिमम ग्रेड पूछा गया था RCC के लिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो या तो सी कोस्ट में है या अराउंड सी कोस्ट में है। तो उस केस में एक्सपोजर कंडीशन क्या होगी, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन है इन सी हो तो इस केस में जो एक्सपोजर कंडीशन होगी वो होगी सेवर। और सेवर के लिए टेबल से हम देख सकते हैं कि जो PCC है इसके लिए जो कंक्रीट ग्रेड आती है वो आती है M20, और RCC के लिए जो कंक्रीट ग्रेड आएगी वो आएगी M30। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये ध्यान रखना है कि PCC में M20 एंड RCC में M30 कंक्रीट ग्रेड यूज की जाती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन इन RCC वर्क इज। A है M15, B है M20, C है M25, D है M30। तो जो RCC में हम कंक्रीट ग्रेड यूज लेते हैं वो क्या है, शुड नॉट बी लेस देन M20। M20 से लेस देन हम कंक्रीट ग्रेड को यूज़ नहीं करेंगे। वो किस में यूज़ करते हैं हम, PCC में। अगर RCC है तो 20 और 20 से ज़्यादा, M20 या उससे ज़्यादा कंक्रीट ग्रेड होना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ PCC इन सी वाटर इज। A है M15, B है M30, C है M20, D है M40। तो अभी देखिए PCC के लिए पूछा जा रहा है तो PCC के लिए वैल्यू क्या आ रही है, M20। तो करेक्ट आंसर रहेगा C, M20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट ग्रेड इन MPa एज पर IS 456/2000। देखिए RCC का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट, ठीक है। जो कंक्रीट है इसमें क्या होता है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट और प्लस इसमें वाटर मिक्सिंग पर्पज़ के लिए, और प्लस इसमें हम एड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और PCC में है
वो भी सेम कंपोजिशन रहता है, ये वाला तो पीसीसी में भी होता है, बट आरसीसी में जो एडिशनल होता है वो क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है। जो कंक्रीट है उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है 5000 √FCK अकॉर्डिंग टू कोड IS 456/2000। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IS 456 1987 के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू क्या होती है, तो वो होगी 5700 √FCK। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है ये किसको मतलब किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज़ करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा। अभी हमें पूछा गया है कि M25 ग्रेड के लिए, तो FCK क्या आ जाएगा, M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए जो FCK की वैल्यू होगी वो क्या होगी 25 MPa, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5000 √25 यानी 25,000 MPa। तो इसके लिए जो ऑप्शंस गिवन थे वो थे 25,000, 28,500, सी था 30,000, डी था 36,000। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा A 25,000। अकॉर्डिंग टू IS 456 1987 के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो इसके लिए वैल्यू ये आती 5700 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको जो भी मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ रही है वो इसके लिए करेक्ट आंसर होता। अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट या स्टील की बात की जाए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है, देखिए 2 × 10⁵ MPa। ये ध्यान रखना है कि जो भी रेनफोर्समेंट है यानी जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टील है, स्टील देखिए जो हम यूज़ करते हैं वो माइल्ड स्टील हो सकती है या फिर HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील हो सकती है, जिसमें हम ग्रेड देखते हैं FE 415, FE 500 एंड 550। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए जो ग्रेड आती है वो क्या आती है FE 250। ठीक है, तो इनके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है वो आता है 2 × 10⁵ MPa। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो A रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456/2000 द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। ए ऑप्शन है 0.003, बी है 0.004, सी है 0.002, डी है 0.0003। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं श्रिंकेज क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे श्रिंकेज डिपेंड करता है। इट इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ concrete is reduced due to evaporation of
ऑफ वाटर। जो कंक्रीट में वाटर प्रेजेंट था, टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या आता है, जब भी उसमें रिएक्शन होती है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो जो वाटर है वो एक्सकेप होता है, इवोपरेट होता है, तो जो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो चेंज होता है, वो रिड्यूस होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज। तो श्रिंकेज है जो मेनली उसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। और अदर फैक्टर में क्या आ जाएगा, अदर फैक्टर में स्पीड ऑफ विंड भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो सारी आ जाएगी। मेंबर की साइज़ क्या है, जो भी कंक्रीट मेंबर हम बना रहे हैं उसकी साइज़ क्या है, उसमें सीमेंट कंटेंट हम कितना यूज़ कर रहे हैं, अदर फैक्टर में वो सब कंसिडर होगा। पर अगर मेन फैक्टर की बात की जाए तो वो किस पे डिपेंड करता है कि जो श्रिंकेज है वो किस पे डिपेंड करेगा कि वाटर कंटेंट उसमें कितना है, उस पे डिपेंड करता है। तो जो IS 456 है इसके अकॉर्डिंग जो श्रिंकेज की वैल्यू है वो है 0.0003। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्पेसिफाइड इन IS 456-2000 इज बेस्ड ऑन, ए है टेंजेंट मॉडुलस, बी है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सी है सेकेंड मॉडुलस, डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सेकेंड मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेड ऑफ PCC फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज, ए है M10, बी है M15, सी है M20, डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपोजर कंडीशन है वो है माइल्ड, और PCC के लिए पूछा गया। तो PCC के लिए क्या था, कोई ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं था। मॉडरेट के लिए M15, सेवर के लिए M20, वेरी सेवर के लिए M20 और एक्सट्रीम के लिए M25। ठीक है, ऐसे अगर RCC की बात की जाए तो RCC के लिए माइल्ड के लिए क्या था M20, मॉडरेट के लिए 25, सेवर के लिए 30, वेरी सेवर के लिए 35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मोस्ट ऑफ वर्क द साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाई, ए है 10 mm, बी है 20 mm, सी है 40 mm, डी है नन ऑफ दीज। तो जो एग्रीगेट की साइज RCC वर्क में हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो होती है 20 mm, पर कोई भी मेंबर में हम जो एग्रीगेट साइज हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम साइज वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। कोई भी मेंबर है उसकी थिकनेस के 1/4 से ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, जो अगर वहाँ पे फ्लो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी वर्केबिलिटी का कोई कि मतलब हम हाई वर्केबिलिटी भी रख सकते हैं, तो उस केस में जो एग्रीगेट साइज है वो हम 40 mm भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील causes, ए है डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीज इन डक्टिलिटी, बी इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी, सी डिक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, डी इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो देखिए जो स्टील हम यूज करते हैं उसका जो कंपोजिशन होता है इसमें होता है कार्बन, ठीक है,
आयरन, क्रोमियम, निकल और एंड अदर कंपाउंड्स, कुछ अदर कंपाउंड्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। पर जो स्टील की प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है? कार्बन कंटेंट पे। अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है किसी स्टील में तो इसका मतलब है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बट उसकी जो डक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बन कंटेंट हम स्टील में इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जो हम स्टील यूज़ करते हैं यानी माइल्ड स्टील Fe250, HYST में हम करते हैं Fe415 एंड Fe500। तो इनकी देखिए जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो क्या है? कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है, जैसे Fe250 की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ 250 है, 415 के लिए 415 है, 500 के लिए 500 है। तो यानी इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो तो इंक्रीज हो रही है, बट अगर डक्टिलिटी की बात की जाए तो जो 250 की डक्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 23%। Fe41 के लिए होती है 14.5% एंड जो Fe500 है इसके लिए अप्रोक्सीमेटली होती है 12%। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर कार्बन कंटेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की इंक्रीज हो रही है बट डक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मीन्स that load which has a probability of not being exceed during the life of the structure is equal to A है 90%, B है 95%, C है 99%, D है 1000%। तो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था वैसे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है, यानी ये वो लोड है जिससे क्या है कि 5% रिजल्ट्स है वो एक्सीड हो सकते, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 95%, और जो 5% टेस्ट रिजल्ट्स है वो उस लोड से एक्सीड कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended by the code is A है 25 mm, B है 30 mm, C है 35 mm, D है 40 mm। तो देखिए IS 456 के अकॉर्डिंग जो एक्सपोजर कंडीशन है यानी माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर एंड एक्सट्रीम, ठीक है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ नॉमिनल कवर की वैल्यूज गिवन है और वो है 20, 30, 45, 50 एंड 75 mm में ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी कंक्रीट मेंबर है वो सी वाटर में कम्प्लीटली इमर्ज है। इसका मतलब जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या है सेवर कंडीशन है। अगर उस पे ओनली सी वाटर का स्प्रे किया जाता तो वो कौन सी कंडीशन में आता
वेरी सेवर कंडीशन में होता। तो देखिए सेवर कंडीशन के लिए जो नॉमिनल कवर आ रहा है वो आ रहा है 45 mm। इसमें पूछा गया कि कितना एडिशनल कवर, यानी जो नॉर्मल कंडीशन है वो कौन सी होती है, माइल्ड कंडीशन होती है। तो माइल्ड कंडीशन के लिए जो कवर आ रहा है वो 20 mm आ रहा है और जो सेवर के लिए आ रहा है वो 45 mm आ रहा है। तो इनका जो एडिशनल कवर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितना करवा रहे हैं, 25 mm। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वॉल, कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज रिमूव्ड आफ्टर। ए है आफ्टर 1 to 2 days, बी है आफ्टर 3 days, सी है आफ्टर 7 days, डी है आफ्टर 14 days। तो देखिए जो भी मेंबर है उसके लिए जो फॉर्मवर्क हम रिमूव करते हैं उसकी अलग अलग वैल्यूज आईएएस ने स्पेसिफाइड की है और ये जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से हैं। फॉर वॉल, कॉलम एंड वर्टिकल मेंबर, कोई भी वर्टिकल मेंबर है स्ट्रक्चर में जिसमें क्या आ गया, वॉल हो गया, कॉलम हो गया, तो इसके लिए जो फॉर्म वर्क हम रिमूव कर सकते हैं उसका ड्यूरेशन है आफ्टर 24 to 48 आवर्स। इसके अलावा हम देखते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म वर्क होता है, सॉफ्ट फॉर्म वर्क ऑफ स्लैब, इसको हम रिमूव कर सकते हैं आफ्टर 3 days। सॉफ्ट फॉर्म वर्क ऑफ बीम, इसको हम रिमूव कर सकते हैं आफ्टर 7 days। इसके अलावा हम देखते हैं प्रॉप्स टू स्लैब, प्रॉप्स टू स्लैब, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कि स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर एंड ओवर 4.5 मीटर। तो अगर अप टू 4.5 मीटर है तो इसके लिए जो रिमूविंग टाइम है वो है आफ्टर 7 days और ओवर 4.5 मीटर के लिए जो रिमूविंग टाइम है वो है आफ्टर 14 days। इसी तरीके से अगर बीम की बात की जाए, प्रॉप्स टू बीम, प्रॉप्स टू बीम, इसमें होता है जो स्पान है वो स्पानिंग अप टू 6 और ओवर 6 मीटर। तो इसके लिए जो डेज रखे गए हैं वो 14 days और ओवर 6 मीटर के लिए जो डेज है वो 21 days। तो ये जो अपने कोड IS 456/2000 है उसका क्लोज है 11.3.1, उसमें ये टेबल गिवन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्टिकल मेंबर रहेगा उसके लिए जो रिमूविंग टाइम रहेगा वो रहेगा 1 to 2 days। अगर कोई भी सॉफ्ट फॉर्म वर्क है स्लैब के लिए तो 3 days है, अगर बीम के लिए है तो 7 days है। अगर प्रॉप्स की बात की जाए तो प्रॉप्स स्लैब के लिए है, स्लैब के लिए जो स्पान को क्लासिफाइड किया गया है वो अप टू 4.5 मीटर एंड ओवर 4.5 मीटर। तो अप टू 4.5 मीटर के लिए होता है 7 days, ओवर के लिए होगा 14 days। और अगर बीम की बात की जाए तो बीम में भी जो प्रॉप्स है उसको स्पान के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, स्पानिंग अप टू 6 मीटर एंड ओवर 6 मीटर। तो 6 मीटर तक के लिए जो ड्यूरेशन रखा गया है वह है 14 days और ओवर 6 मीटर के लिए जो ड्यूरेशन है वो 21 days। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, आफ्टर 1 to 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन
द वैल्यू ऑफ स्लम्प इज, ए है 50 mm, बी है 75 mm, सी है 25 mm, डी है 25 to 50 mm। तो हमने देखा था कि जो वर्केबिलिटी है उसमें जो स्लम्प की वैल्यूज है वो वेरी कर रही थी अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग। अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो IS 456 के अकॉर्डिंग जो स्लम्प की वैल्यू है वो क्या रखते हैं, अप टू 25 mm। ठीक है। अगर मास कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस केस में जो वैल्यू वेरी करती है वो 25 mm टू 50 mm। फिर इसमें क्या होता है, लाइट रेनफोर्समेंट है तब वैल्यू रहेगी 25 टू 50 mm। अगर हेवनली रेनफोर्स सेक्शन है तो उसमें जो वैल्यू आती है वो आती है 50 टू 100 mm। ठीक है। अगर बात की जाए कि इसमें वर्केबिलिटी है वो किस टाइप की है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो ये होती है वेरी लो, और जो मास कंस्ट्रक्शन में है वो वर्केबिलिटी होती है लो। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। ए है इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, बी है डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, सी है रिमेन्स कांस्टेंट, डी टेकन एज 0.0003। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रीप क्या होता है। What is the creep? तो क्रीप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे, एट कांस्टेंट स्ट्रेस कंटिन्यूसली इंक्रीज इन strain is called creep। अगर आपका लोड है वो कांस्टेंट है फिर भी स्ट्रेन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस को हम बोलते हैं क्रीप। और जो क्रीप कोफिशिएंट है, क्रीप कोफिशिएंट इसको थीटा से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। जो क्रीप है इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, और इसके लिए जो कंडीशन होगी, यानी किस कंडीशन पे जो क्रीप है वो अक्कर होता है, तो ये ओनली डेड लोड की कंडीशन में ही, यानी कंटिन्यूसली अगर लोड फिक्स है, डेड लोड, या फिर मैं कह सकती हूँ कि परमानेंटली अटैच्ड लोड, या तो डेड लोड है या फिर कोई भी परमानेंटली अटैच्ड लोड है, तो उसकी वजह से क्या है, क्रीप अकर होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। जो क्रीप कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन, ये रेशियो होता है। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 7 डेज पे 2.2, 28 डेज पे 1.6, ये थीटा की वैल्यू आ रही है, और आफ्टर 1 ईयर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो क्रीप कोफिशिएंट है, यानी जो थीटा है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्रीप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट,
ए है 14 डेज, बी है 28 डेज, सी है 9 डेज, डी है 7 डेज। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी 28 डेज। जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है उसके लिए क्यूब की साइज़ होती है 150 mm, और जो डेज है मतलब कितने दिन बाद हम स्ट्रेंथ को चेक करेंगे तो वो होती है 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सुरल एज पर IS 456/2000। कंक्रीट की बेंडिंग में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है इन बेंडिंग, फ्लेक्सुरल मीन्स बेंडिंग। तो बेंडिंग में जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है वो क्या आती है 0.7/FC। तो इसके लिए जो ऑप्शन गिवन थे, ए है 0.6/FC, बी है 0.7/FC, सी है 0.75/FC, डी है 0.9/FC। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी 0.7/FC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर used for mixing concrete should not be more than, A है 200 ppm, B है 250 ppm, C है 2000 ppm, D है 3000 ppm। तो देखिए जो IS 456 है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर हम क्यूरिंग और मिक्सिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, क्लोराइड है, सस्पेंडेड मैटर है, इन सब की एक लिमिट फिक्स की है और उस लिमिट से मैक्सिमम लिमिट फिक्स की है कि इस लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में वो 200 ppm और जो 1 ppm है वो किसके इक्वल होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो यानी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 200 मिलीग्राम पर लीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जो इनऑर्गेनिक है ये 3000 ppm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो क्लोराइड है, क्लोराइड्स की वैल्यू 2000 ppm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर है, इसकी वैल्यू भी 2000 ppm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और एक होता है सल्फेट, और सल्फेट की वैल्यू होती है 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। क्लोराइड है, अगर PCC है तो इसके लिए ये लिमिट होती है। अगर RCC के केस में हम यूज़ कर रहे हैं तो जो क्लोराइड है उसकी वैल्यू 500 ppm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए पूछा गया तो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 200 ppm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू सी वेदर इज, ए है 350, बी है 200, सी है 250, डी है 300। तो RCC के लिए पूछा गया है यहाँ पर। जो एक्सपोजर कंडीशन गिवन है वो क्या है, सी वेदर है, यानी एक्सपोजर कंडीशन आ गई यहाँ से सेवर। और जो कोड के अकॉर्डिंग देखिए टेबल में जो गिवन था माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर एंड एक्सट्रीम। इनके लिए जो सीमेंट कंटेंट आ रहा था माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए 300, सेवर के लिए 320, वेरी सेवर के लिए 340
एंड एक्सट्रीम के लिए 360 यूनिट आ रही थी इनकी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पूछा गया है कि सी वेदर के लिए यानी मिनिमम कितना है सी वेदर के लिए 320 केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो बी ऑप्शन है उसमें 200 है यानी पॉसिबल नहीं है, सी 250 है वो भी क्या है 320 से कम है, डी 300 है वो भी इससे कम है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 350 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म टू ए है IS 432, बी है IS 1786, सी है IS 2062, डी है IS 383। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए IS 432। ये होता है माइल्ड स्टील के लिए। अगर HY या ST की बात की जाए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए बात की जाए तो इसके लिए जो कोड होता है वो होता है IS 1786। अगर स्ट्रक्चरल स्टील के लिए बात की जाए तो वो होता है IS 2062 और एग्रीगेट के लिए जो यूज आता है वो होता है IS 383। ये होता है एग्रीगेट के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए IS 432। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट that is needed to 1 meter cube or of reinforced concrete which is not directly exposed to weather is A है 200, B है 250, C है 300, D है 350। RCC के लिए पूछा गया है और कि है वेदर से डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है, यानी जो एक्सपोजर कंडीशन यहाँ गिवन है, एक्सपोजर कंडीशन वो है माइल्ड और माइल्ड के लिए देखिए मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट आता है वो है 300। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा C 300। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर IS स्पेसिफिकेशन नॉमिनल कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन A है 20 mm, B है 30 mm, C है 45 mm, D है 50 mm। तो जो IS 456 है उसके अकॉर्डिंग जो माइल्ड के लिए नॉमिनल मिनिमम कवर है वो है 20, मॉडरेट के लिए 30, सेवर के लिए 45, वेरी सेवर के लिए 50 एंड एक्सट्रीम के लिए 75 mm। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 30 mm, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IS कोड गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। ए है IS 456, बी है IS 3025, सी है IS 383, डी है IS 3012। तो वाटर के लिए मतलब जो कंक्रीट के लिए हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, कितने उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, ये कौन स्पेसिफाइड करता है, ये सब किस में है, तो ये है IS 456 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए IS 456। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज ए है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी है मॉडुलस ऑफ रप्चर, सी है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, डी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, और इसको हम बोलते हैं रप्चर स्ट्रेंथ।
ऑफ कंक्रीट, और इसकी वैल्यू जो आती है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC की। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, मॉडुलस ऑफ रप्चर।